तुम बोलेगा तब ना जल्दी। हाँ बोलना सीरियस हो गया, हम फिर से हंस रहा है बेटा। पूछ। ठीक है, हाँ रेडी। कुछ कहानी तो जरूर होगा। गांव में जो नाटक उटक नहीं छठ पूजा के बाद होता है, तो वो नाटक ड्रामा जो होता है, वो ड्रामा होता था, तो उसमें हम जाते थे गाना गाने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बहुत खुशी हुई कि चलो हम पहले ही दिन 5,000 रुपया कमाए। उस दौरान कभी ऐसा हुआ दिल्ली में कि भूखे पेट सोना पड़ा? क्या ही बोले ये सब चीजें, बस मैं सिर्फ कहावत वाली स्टोरी नहीं बना सकता। लोगों ने, किसी ने ये नहीं पूछा कि मतलब कैसे हो, सबने ये कहा कि तुम गलत किए हो, करना नहीं चाहिए था बिजनेस। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपका जो बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे चला? बस सपना था तो है ही भाई ना कि मुझे, क्योंकि जो वो प्रताड़ना नहीं, कनेक्शन कैसे मिले? मैं ये सोचकर दिल्ली से नहीं आया था कि मैं बिहार ही रुक जाऊंगा। ठेला पे खुद जाते, और जो पैसा केक में कमाते थे कर्जे में खत्म हो जाता था। बहुत सारी जो कॉल सेंटर की लड़कियां होती थी, बहुत स्टाइलिस्ट होती है ना वो लोग, तो वो लेती थी और ऐसे देख के ऐसे मार देती थी मेरे चेहरे पर। मेरे एक रिश्तेदार ने बोला भी था कि तुम्हें पता है ये 2.5 करोड़ रुपया कितना होता है। मेरे पास पहनने के लिए जूते उते भी नहीं। हमें उम्मीद है कि जब आप लोग फिल्म देखेंगे बहुत पसंद आएगी आपको। कितने पैसे लगा दिया आपने? 2.5-3 करोड़ जी उस टाइम में। कि बिहारी वर्ड ऐसा होना चाहिए कि हम प्राउड फील करें। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्तम प्रकाश और आप देख रहे हैं बिहार का पहला और नंबर 1 पॉडकास्ट छुपा रुस्तम। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक हिंदी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। अब आपके मन में कहीं ना कहीं यह ख्याल आ रहा होगा कि शायद आज उत्तम मुंबई के किसी फिल्म स्टूडियो में अपना पॉडकास्ट तो शूट नहीं कर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं पटना में ही हूं और बिहार के ही रहने वाले एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ अपने पटना में ही छुपा रुस्तम के एपिसोड 11 को शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से शहर का रहने वाला लड़का मुंबई जाकर के हिंदी फिल्म का प्रोड्यूसर बन गया, कैसे एक छोटे से घर का लड़का एक सफल बिजनेसमैन और माया नगरी में जाकर के वहां के जाने माने एक्टर डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं सागर श्रीवास्तव की संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सागर मेरे शो में। थैंक यू। आपकी आने वाली जो फिल्म है उसका क्या नाम है? क्रिस्पी रिश्ते। कब रिलीज हो रही है फिल्म? डेट अभी मई का आया है। अच्छा, देखिए। ओके। कैसी है फिल्म, मतलब कि फैमिलियर या? कंप्लीट फैमिली मूवी है। आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना कि आप अपने परिवार में बैठ के कोई मूवी, कोई वेब सीरीज नहीं देख पाते हो, बट ये जो बहुत दिनों के बाद ऐसी फिल्म आई है जो म्यूजिकल है, काफ़ी बड़ी म्यूजिकल फिल्म है, बहुत शानदार म्यूजिक भी है इसका, और पारिवारिक फिल्म है ये। कौन कौन से हैं इसमें फेमस सिंगर? श्रेया घोषाल, अच्छा, नौटियाल, मोहित चौहान, पैपॉन, के, ऋचा शर्मा, अल्तमस फरीदी, नक्काश अजीज, साबरी ब्रदर्स, विक्रांत भारतीय, बहुत सारे सिंगर हैं। ये आपकी फर्स्ट फिल्म है? हाँ, एज एन प्रोड्यूसर मेरे खुद के प्रोडक्शन हाउस से ये मेरी पहली फिल्म है और 14 गाना है इसके अंदर, 14 सॉन्ग है। फर्स्ट फिल्म में इतने बड़े बड़े बॉलीवुड सिंगर? हाँ, मतलब क्या है कि आप लोगों को कनेक्ट करने का जो सबसे अच्छा माध्यम मुझे लगता है वो संगीत है, और इसलिए हमने संगीत को काफ़ी प्रायोरिटी दी है इसमें। और कहानी तो है ही अच्छी, मेकिंग भी बहुत अच्छी। हमें उम्मीद है कि जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो बहुत पसंद आएगी आपको। आपको किस टाइप का गाना पसंद है, मतलब कि पुराने जमाने के कि जो नए आजकल हिप हॉप रैप वगैरह आते हैं? देखो, वो तो अपनी अपनी चॉइस है ऑडियंस की, और जहाँ तक मेरी बात रही तो टाइम के हिसाब से, बट पुराने गाने तो सदाबहार है ना, उनको तो आप बदल नहीं सकते हो। क्या नाम है आपके प्रोडक्शन हाउस का? वोइंग विसल्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके। कब हुई है इसकी स्थापना? ये आज से 6-7 साल पहले हमने किया था इसको। अभी एक शायद डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आई थी ना विकास वैभव सर पे? डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं, डॉक्यू ड्रामा। ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है हम लोगों का। और विकास वैभव जी जो IPS हैं, बिहार गवर्नमेंट में IG हैं, आपको पता ही होगा आपको। तो उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की है, लेट्स इंस्पायर बिहार। और इस मुहिम का मकसद है कि बिहार की जो खोई हुई अस्मिता है उसको वापस लाना, और बिहार के जो भी सारे बिहारियों को एक जगह एकत्रित करना, मेन इसका मतलब मोटिव है। और जो बिहार में हम लोग हैं ना कि इतनी सारी क्वालिटीज़ है, IAS IPS सब क्या नहीं है, हम महात्मा बुद्ध से लेके सभी लोग इधर से रहे, लेकिन फिर भी हम बाहर जाते हैं तो बिहारी बिहारी करके बुलाते हैं, तो लगता है ना कि अरे यार ये क्या है बिहारी बोलता है तो लगता है कि अरे ये गाली दे रहा है, ठीक है। तो जबकि बिना बिहार के तो पूरा
देश क्या वर्ल्ड में हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी ये शब्द जो है ना कहीं चुभने लगता है, जबकि बिहारी वर्ड ऐसा होना चाहिए कि हम प्राउड फील करें। बिल्कुल। हाँ, तो उसी चीज़ को फिर से वापस लाने के लिए उस पर सर ने कोशिश की है और हम उसमें साथ हैं उनके, और उसी को लेकर हमने ये तो डॉक्यूमेंट्री। कैसा है इस डॉक्यूमेंट्री के प्रति लोगों का समर्थन? बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है लोगों को। ऐसा लग रहा है कि हाँ, लेट्स इंस्पायर बिहार और विकास वैभव सर, जिनको कोई ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही सब अपने लाइफ में पूरी तरीके से सेटल हैं, बट फिर भी उन्होंने ये मुहिम जो स्टार्ट किया बिहार के लिए, वो उसका एक मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है, तो लोगों को पसंद आ रहा है। सेट पर कैसा रहता था विकास वैभव सर का व्यवहार? बहुत कूल है वो, तो ऐसे भी बहुत कूल है, बट सेट पे तो बहुत ही कूल थे वो। कहाँ पे शूटिंग हुआ था? मुंबई में हुई। मुंबई में? हाँ। फिल्म स्टूडियो? हाँ, मैंने स्टूडियो पर पूरा सेट बना था और वहीं पे शूटिंग हुई। कब शूट हुआ था ये दिसंबर में हम लोग शूट किए थे। अच्छा, और कहाँ पे? मुंबई में किए थे। तो मुंबई में, यहाँ से मतलब कि विकास वैभव सर गए थे वहाँ? हाँ, विकास वैभव सर गए थे वो। मतलब कि देख के तो ऐसा लगता है कि पूरा हाई बजट का है। कितने पैसे लगा दिया आपने? ये पैसा बोलना थोड़ा उचित नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, हम लोग मतलब मेरे प्रोडक्शन हाउस में है कि जो हमारी टीम है, जो मेरे पार्टनर हैं, उनका नाम है जगत सिंह सोलंकी। अच्छा अच्छा। पहले एक्टर थे। अच्छा अच्छा। आज भी एक्टर ही हैं, लेकिन एक्टर वाले में उनके साथ तो एड ऑन हो गया है कि अब वो राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। अच्छा अच्छा। तो उनकी एक बुद्धा सीरियल जी टीवी पर आती थी, उसमें देवदत्त का कैरेक्टर उन्होंने किया था। अच्छा। जो काफी मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, और बहुत चर्चा हुई थी उस चीज की, तो उनके एक्टिंग की तारीफ हुई थी। और दूसरी जो उनकी बहुत फेमस जो फिल्म रही है, वो प्रकाश झा जी, जो अपने बिहार वाले हैं ना, प्रोड्यूसर साहब, तो उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं, तो उनके ही बैनर तले बना था, प्रोड्यूस किया था उन्होंने, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। अच्छा। हाँ, तो अलंकृता श्रीवास्तव ने उसको डायरेक्ट किया था और एकता कपूर ने रिलीज किया था उसको। अच्छा अच्छा। तो उनकी ये दो बहुत किया है उन्होंने काम, बट ये दो प्रोजेक्ट ऐसा था जिसपे उनको काफी नाम मिला, और उसके बाद उन्होंने ये कहानी लिखी थी क्रिस्पी रिश्ते। आपने ही लगता है कि होस्ट किया है ना उस डॉक्यूमेंट्री को? होस्ट किया है इसको। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम होस्ट किए हैं आप कोई डॉक्यूमेंट्री को, या इसके पहले भी कर चुके हैं? नहीं, ये मेरा कैमरे के सामने आना मेरा फर्स्ट टाइम का है ये। प्रोड्यूसर का काम अक्सर हाँ कैमरे के पीछे का होता है, बट फर्स्ट टाइम मैंने होस्ट किया है। तो मतलब कि फर्स्ट टाइम जब होस्ट कर रहे थे तो डर नहीं लग रहा था कि सामने कोई आईपीएस ऑफिसर बैठा हुआ है, आईएएस ऑफिसर? नहीं, इस बात से डर नहीं लग रहा था कि आईपीएस बैठा हुआ है, आईपीएस बैठे हुए हैं, ऐसा कोई ये डर नहीं था, बट कैमरे के सामने आना थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन थी बहुत ज्यादा, तो हम वो प्रॉब्लम तो अब खत्म हो गई हेजिटेशन? हाँ, अब तो भाई, तभी तो हम आपके पास बैठे हुए हैं। नहीं, तो अब तो आप एज ए गेस्ट बैठे हुए हैं ना, उस टाइम एज ए होस्ट थे आप। देखो, गेस्ट हो या होस्ट हो, कैमरा तो सामने ही था ना। सही बात है। तो मतलब कैसा रिश्ता है आपके साथ विकास वैभव सर का? पारिवारिक या सिर्फ प्रोफेशनल? नहीं, पारिवारिक ही है, बड़े भाई की तरह मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और ज्यादातर मैं सर नहीं भैया ही बोलता हूँ उनको। अच्छा अच्छा। हाँ। बिहार में कहाँ से हो आप? मेरा मेरा गांव जो है जन्मभूमि, वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बेलसन एक छोटा सा जगह है, अनुमंडल है बेलसन, हम वहीं के रहने वाले हैं। और लेकिन अब पूरी फैमिली जो है मुजफ्फरपुर शिफ्ट कर गई है, तो हमारा घर मुजफ्फरपुर है। क्यों, मतलब पिताजी जॉब वगैरह करते थे? हाँ, पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, वो रिटायर्ड हो गए, और एजुकेशन को लेके बेलसन जो है वो काफी छोटा जगह था, फ्लडेड एरिया था। पहले जब बाढ़ बहुत आती थी बिहार में, तो 6 मंथ वो कम्युनिकेशन नहीं रहता था आने जाने का भी। कोसी का क्षेत्र उधर ही पड़ता है क्या शायद? बागमती। अच्छा, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक शायद। अच्छा अच्छा। फैमिली में कौन कौन है? 4 भाई 1 बहन। अच्छा, तो सारे लोग इसी फील्ड में है या सब लोग अलग अलग फील्ड में? सब लोग अलग अलग फील्ड में, जॉब में है, कुछ स्टडी, सबसे छोटा वाला भाई जो है वो स्टडी कर रहा है, और मैं सिंगल अपने पूरे खानदान में हूँ जो बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, एजुकेशन आपकी क्या है? ग्रेजुएशन मैंने किया है, सिंपल। ओके, तो फिल्म में कैसे आ गए आप, फिल्म इंडस्ट्री में? बचपन से शौक था? बचपन का इंटरेस्ट था भाई, बहुत मन था, गाना बहुत गाते थे बचपन में। मेरे मम्मी पापा भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, तो बहुत बचपन से ही मेरा शौक था कि हम टीवी पे जाएं, ठीक है, गाना गाएं। सिंगर? अब तो सिंगर थे नहीं भाई, प्रोफेशनल बाथरूम सिंगर? नहीं, उससे अच्छा गाते थे भाई, बाथरूम सिंगर भी नहीं, आज भी गाऊंगा तो अच्छा लगेगा सुन के, ठीक है। तो मतलब कभी सुनाऊंगा गाना, हाँ, अभी मत बोल देना इसलिए। तो बचपन में फिल्म वगैरह खूब देखते थे? हाँ, बचपन में बहुत पिटाई भी खाते थे।
पढ़ाई छोड़ के फिल्म देखने जाते थे। गांव में ना टीवी अलग अलग घर में लगा, मेरे घर में टीवी था ही नहीं उस समय। ठीक है, तो उस टाइम तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी होता हाँ होगा। ब्लैक एंड व्हाइट वाला, उसके बाद कलर भी आया था ओनिडा का। ठीक है, तो पढ़ाई छोड़ के जब जाना चाहते थे तो बड़ी पिटाई भी खाते थे कि इस पढ़ाई छोड़ के तुम फिल्म देखेगा। शनिवार रविवार को नहीं फिल्म आता था, हाँ वो वाला फिल्म देखते थे खूब, गाना खूब सुनते थे। गांव में जो नाटक उटक नहीं छठ पूजा के बाद होता है, तो वो नाटक ड्रामा जो होता है वो ड्रामा होता था, तो उसमें हम जाते थे गाना गाने के लिए। अच्छा, गाना गाने जाते थे? हाँ हम गाते थे गाना। पंकज उदास का गाना था, एक गजल था उनका, पंकज उदास जी का, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाली। ये गाना से मैं फेमस था अपने गांव में। अच्छा हाँ। ये स्कूल में कैसे पढ़ाई लिखाई कैसा चलता था? मतलब पढ़ने लिखने में ठीक थे या कैसे? नहीं, पढ़ने में बहुत अच्छा था। हाँ, इंग्लिश हालांकि मेरी काफ़ी कमज़ोर रही है, बट पढ़ने में मैं अच्छा था। मैथमेटिक्स बहुत अच्छी रही है हमारी। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद कैसे आपका कैरियर का शुरुआत हुआ? ग्रेजुएशन वहाँ से ही हुआ ना, मुजफ्फरपुर से? हाँ, ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से? यूनिवर्सिटी से हुआ, मतलब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिहार, उसी से भीमराव अम्बेडकर ठीक है। यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद आप बिजनेस किए या जॉब किए? अब अगर पूछे कि मेरी कैरियर की शुरुआत प्रोफेशनल कैसे हुई, तो वहां से यहाँ तक की जो जर्नी है वो एक सेल्समैन की नौकरी से यहाँ तक की जर्नी है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आपका कब खत्म हुआ? डेट वेट के पीछे छोड़ दो, बस इतना जानो कि सेल्समैन से यहाँ तक का सफर है। सबसे पहला जो नौकरी मैंने किया था वो एक कारसी कैलकुलेटर की कंपनी थी। अच्छा। हाँ, उस कंपनी में मैं नौकरी किया था। कहाँ पे? दिल्ली में किया था नौकरी। अच्छा। हाँ, और वहाँ से यहाँ तक का सफर है बस। तो वहाँ पे क्या करना होता था? सेल्समैन थे, दुकान दुकान पे जाके ऑर्डर लेना होता था कैलकुलेटर का। उनको दिखाता था मैं कि ये आइटम है, ये इसकी ये खासियत है, इसकी ये प्राइस है, इसमें ये ऑफर कंपनी दे रही है। और बस एक जुनून था, घर वाले चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के नौकरी करूं, और मेरी इच्छा थी कि नहीं, मैं कुछ अलग करूंगा। अच्छा जी। तो वहाँ दिल्ली में कितना महीना जॉब किया? कि मतलब जॉब ज़्यादा दिन तक तो नहीं कर पाया मैं, हर 2-3 महीने पर जॉब बदल लेता था। तो कारसी कैलकुलेटर की कंपनी थी, फिर लिंक पेन एंड प्लास्टिक लिमिटेड में किया सेल्समैन का काम, फिर विक्की टेनिस बॉल की कंपनी में किया काम, और उसके बाद फिर मैं जॉब छोड़ दिया। अच्छा, जॉब छोड़ के? जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मैं वापस बिहार आ गया। सबसे पहला तो मैंने ऑटोमोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा। और ऑटोमोबाइल को करने के बाद बचपन से ड्रीम था हमारा कि कुछ ऐसा करना है जिससे पूरी दुनिया मुझे पहचाने, मुझे कुछ अलग करना था, जो सभी करते हैं वो नहीं करना था। तो ऑटोमोबाइल में किस कंपनी का? पहली शोरूम जो मेरी थी वो एक चाइनीज़ बाइक की कंपनी थी, BMI नाम था। ठीक है, तो उसका शोरूम मैंने खोला था। उसके बाद मैं महिंद्रा का शोरूम खोला, महिंद्रा टू व्हीलर्स का। अच्छा। और महिंद्रा के बाद महिंद्रा में काफ़ी लॉसेस हुआ था मुझे, बहुत सारी परेशानियां मेरी आई थी मुझे, उसमें बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि सेल्फ अपने दम पर मैंने सब कुछ किया था। कोई ऐसा फैमिली से, मैं मिडिल क्लास फैमिली का था, तो फैमिली में बिजनेस का ऐसा कोई स्कोप था नहीं, और घर से भी ये क्लियर था कि आप जॉब करें। अच्छा अच्छा। हाँ, और हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कायस्थ श्रीवास्तव हैं, तो वहाँ होता है कि आप पढ़ लिख के नौकरी ही कर ले, भले ही वो आप प्राइवेट नौकरी ही क्यों ना हो, लेकिन नौकरी करिए। तो हम बिजनेस करने चले गए, तो लीक से हट के तो कर रहे थे ना, तो उसमें किसी का सपोर्ट ऐसा मिला नहीं। और अब फंड तो घर से मिला होगा कि नहीं, सब खुद के नहीं, बदौलत? आज तक मैंने 1 रुपया बिजनेस के लिए अपने घर से नहीं लिया। अच्छा, मतलब सब अपने दम पे? सब मैं अपने दम पे किया। वो सारे बिजनेस को मैंने बंद किया, क्योंकि उसी बीच में हमारी मतलब एक हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी, और उस दुर्घटना के बाद मेरा बिजनेस जो है बंद हो गया था। काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी कर्ज मेरे ऊपर हो गया था, लायबिलिटी बहुत ज़्यादा था जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए कितना तो मतलब कर्ज हो गया? बहुत 2.5-3 करोड़ का कर्जा था। 2.5-3 करोड़? जी, उस टाइम में मतलब हमारी फैमिली सोच भी नहीं सकती थी, उतना कर्जा हो गया था। तो फिर कैसे इन चीजों से डील किया, कैसे निकले? बहुत परेशान हुआ यार, लोगों ने अलग अलग तरीके से परेशान किया, अपनों ने भी किया, दूसरों ने भी किया। और बट यही जिद थी, ऑनेस्टी शुरू से रही है और रही है भी, आज भी है। तो
कर्ज था, लोगों को मैं कन्विंस करता था कि मैं दे दूंगा। उसमें बहुत लोग बहुत तरीके से परेशान भी है, कुछ लोग समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। और जब मैं गड़बड़ाया तो जो वो समाज के लोग जो चमत्कार समझते थे मेरी ज़िंदगी का, फिर उनका ये स्टेटमेंट था। आप हमेशा सुनोगे कि एक कहावत है, मतलब मैं बराबर लोगों को भूलता हूँ कि आप लोगों की मत सोचें, खुद की करें। सही बात है। क्योंकि लोगों का क्या है ना कि आप कुछ अच्छा अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सरप्राइज रहेंगे इस बात को लेके, और वो 100% ये कहेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे कर लिया, ये तो था ही हमारे साथ, फिर अचानक से इसे कर लिया, जरूर कुछ तो गलत, मतलब गोरख धंधा कर रहे हैं। और गलती से अगर आप गिर जाते हैं और आपके पास, मतलब कहते हैं ना कि अच्छा खाना और अच्छा पहनना का आपका शुरू हो जाता है, तो आसपास वाले आपके यही बोलेंगे कि कुछ तो गलत किया है इसने। और अगर आपके पास नहीं है खाने पीने के लिए, तो लोग ये भी बोलेंगे कि है ही नहीं तो करेगा कहाँ से, ठीक है। तो दोनों स्थिति में चैन तो नहीं है। तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो हम बस वही उसी रास्ते पे चलते गए कि हम कहें लोग को कि तुम एंटरटेन करो मेरी जर्नी से, और जो भी मैं कर रहा हूँ उसको देखते मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है कि लाइफ में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ना समझ नहीं आता है कि अब क्या करें जीवन में। जो कर रहे थे वो तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब मेरे साथ नहीं, मैंने हमेशा आगे बढ़ना सीखा है, मैं कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। कहा जाता है कि जिंदगी में जितनी तेजी से सफर शुरू करो ना, पीछे मुड़ के मत देखो, नहीं तो उसकी धूल की चपेट में आ जाओगे। तो मैं सिर्फ आगे देखा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ा कि कौन मेरा साथ दिया है, किसने मेरा साथ छोड़ा है, ठीक है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इन चीज़ों की परवाह तो मैंने कभी की ही नहीं है, ठीक है। हमने हमेशा चुनौतियों को एक्सेप्ट किया है, और सेल्फ मेड जो वर्ड है ना, उसका हर एक अंश जो है ना, मतलब मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से फिट बैठता है मेरे ऊपर। आप जिस रूप में उस सेल्फ मेड को आप समझना चाहेंगे ना, मैं सेल्फ मेड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूँ अपने आप में। पर ठीक है, लोग जो भी रहा वो हमारी जर्नी रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद ये कब की बात है? ये तुमको 2013 में 13 में मेरा ये बिजनेस खत्म हुआ था। फिर क्या हुआ 2013 के बाद? 2013 के बाद जब वो दुर्घटना घटी थी, बहुत बड़ा एक घटना मेरे साथ घटा था, जिस पे इनको अभी भी मैं फेस करता हूँ। क्या था वो? काफी पर्सनल है, तो अच्छा नहीं, ठीक है, नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो जब मैं पूरी तरीके से सक्सेस हो जाऊंगा ना, तो फिर उस स्टोरी को मैं ओपन करूंगा। तो आप एक बार बोलिए कि आप मेरे ही शो में आकर के ये चीज बताइएगा सबसे पहले। जरूर 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 100% आपके शो पे आके बताएंगे। ठीक है, तो बोल दीजिए कम से कम चैनल वैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तब ना अगला जो इंटरव्यू लेंगे आपका पॉडकास्ट में आप आएंगे तो लोग जान पाए कि क्या अनुभव रहा। अच्छा, नहीं अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। ये हमारे उत्तम भाई हैं, और विवेक भाई हमारे जो हैं वो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, और इनका जो चैनल है ये उत्तम के नाम से ही है, लेकिन छुपा रुस्तम इनके शो का नाम है, ठीक है। और इसमें छुपे रुस्तमों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ये, और उसकी जो अंदर की बातें ना सब निकलवा लेते हैं प्यार प्यार से, ठीक है। तो आप लोग ने इनके चैनल को देखिए, पूरा देखिएगा, बढ़ा बढ़ा के मत देखिएगा, ठीक है। उसके आगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, भर भर के सब्सक्राइब करिएगा, तभी तो भाई आगे कुछ कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी चीज कर रहे हैं ना आप लोग भी, अगर कुछ अच्छा करेंगे तो ये आपको भी बुलाएंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल जी। और फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, फिर असम नॉर्थ ईस्ट गया, वहाँ कुछ दिन घुमा इधर उधर कि क्या करूँ। फिर मैं जॉब ढूंढने लगा फिर से, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ही एक ऑफिसर थे, और जोनल मैनेजर थे AK वर्मा जी, और हमारे गुरु थे मार्केटिंग के, है आज भी हैं वो, निखिल कुमार उनका नाम है। अभी उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी लॉन्च किया है NXT के नाम से। अच्छा, हाँ, अपनी खुद की कंपनी अब लॉन्च कर दी है। उनको भी मैंने बोला कि जॉब लगवा दो मुझे कहीं, तो वो बोले कि नहीं, जॉब से तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, तुम बिजनेस करो। मैंने बोला बिजनेस अब कैसे करेंगे, इतना कर्जा और पैसा है नहीं हमारे पास। तो लोग तो परेशान भी करते होंगे जब इतना ज्यादा परेशान करते थे, बहुत ज्यादा, और मैं उस हर परेशानी को फेस किया हूँ, बहुत प्यार से फेस किया हूँ, बट मैं परेशानियों की तरफ ध्यान नहीं दिया कभी। तो उस टाइम फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता था? मतलब फैमिली भी काफी नाराज थी हमसे, क्योंकि उन लोगों को पहले भी पापा बोले थे कि हम लोग उस परिस्थिति में नहीं है कि तुम कोई बिजनेस करो, इतना बड़ा बिजनेस। तो सिर्फ मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के हेल्प से, और जो भी एक बिजनेस करने के लिए जो लोग करते हैं वो मैंने भी किया, बट उस समय कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स वगैरह नहीं होता था, तो हम छोटे छोटे लोगों से कांटेक्ट करके छोटे छोटे इन्वेस्टर्स लाते थे, और उसके थ्रू हेल्प से मैंने ये बिजनेस किया था। तो फैमिली से भी काफ़ी डांट पड़ती थी मुझे। तो नॉर्थ ईस्ट जो गए थे, तो वहाँ घूमने गए थे या काम वगैरह? नहीं, वहाँ भी मैं मतलब काम ही ढूंढ रहा था कि क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी ये लायबिलिटी भी खत्म हो जाए और मैं फिर से
वापस आ जाऊं, क्योंकि अपने बिहार में कहावत है ना कि जब आप अच्छा करते रहो तो सभी आपके साथ होते हैं, और गलती से गड़बड़ा गए तो फिर जो बगल वाले मतलब आपकी परछाई भी आपकी साथ छोड़ देती है। तो मेरे साथ सेम ऐसा हुआ था कि एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे लगा इस धरती पर मैं अकेला इंसान हूं, ना कोई दोस्त, दुश्मन ही दिखते थे चारों तरफ, सभी लोग मेरे मतलब मुझे अपना दुश्मन मान लिए थे, और सबको लगता होगा कि पैसा कभी वापस नहीं नहीं आएगा। मेरे घर वाले, मेरे एक रिश्तेदार ने बोला भी था कि तुम्हें पता है ये 2.5 करोड़ रुपया कितना होता है। हम भाई कर्जा मेरे ऊपर है तो मुझे तो पता ही होगा ना। तो उन्होंने बोला कि जो 2.5 करोड़ में तो आदमी ने पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाता, तुमने साला इतना कर्जा ही कर लिया। ठीक है, तुम बोले हाँ कर तो लिए हैं, बट मुझे लगता है कि फिर मैं ठीक कर लूंगा। तो अब ठीक हो गया? अब आप पैसे जो भी आपके हाँ वो सब लगभग ठीक हो चुका है। नहीं अभी थोड़ा बहुत है, भी देता रहता हूँ बीच बीच में लोगों को। ठीक है हाँ। बट तो उस टाइम जो परेशान करते थे, ठीक है, तो अब उनका सपोर्ट रहता है आपके ऊपर? देखो ठीक ही है, बस अब न कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है। वो मतलब जो हम आगे बढ़ते बन गए थे वो दोस्त अब बन गए। हाँ बस दुश्मनी करके क्या मिलना, उनका जो था वो मैं उनको दे ही दिया। टाइम चाहिए था ना मुझे, क्योंकि मैं कहाँ से लाता, टाइम तो चाहिए था ना। काम करूंगा तभी दूंगा, चोरी डकैती तो कर नहीं सकता था। सही बात है। तो जिन्होंने जो भी पत्थर कंकर मारना था मारते गए, चले गए, हम बस बचते चले गए कि लगे नहीं चोट। ठीक है, तो फिर दिल्ली कब गए दोबारा जब ये सब घटना हाँ ये सब घटना हुआ उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया सम नॉर्थ ईस्ट के बाद, और वहाँ भी नौकरी ढूंढने लगा। तो वही निखिल सर को मैंने बोला कि सर हमें जॉब लगा दो, क्योंकि ऑटोमोबाइल का बिजनेस मैं जानता हूँ करना। मुझे किसी शोरूम में जीएम बनवा दो, सेल्समैन बनवा दो, कुछ बनवा दो यार, कर लूंगा। जिंदगी खाने के लिए तो पैसा चाहिए मुझे, क्योंकि घर से मैं कोई हेल्प नहीं ले रहा था। ठीक है हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वो मना कर दिए। फिर एक मेरा दोस्त था जो केक का शोरूम खोले हुआ था। आज ना आपको बहुत सारा बेकरी शोरूम खुल गया, हम क्या बोलते हैं उसको, केक शॉप। हाँ केक शॉप खुल गया है, बट उस समय बहुत कम हुआ करता था। तो उसने खोला था, तो फिर मैं उसके दुकान पे गया, हम बोले तू रख ले अपने यहाँ नौकरी में मुझे। तो वो रखा नहीं, वो भी मुझे बोला कितना पैसा दूंगा मैं, एक काम करो तुम सीखो इस बिजनेस को। तो फिर उसने एक आइडिया दिया कि नोएडा में 1500 कॉल सेंटर थे उस समय। अच्छा। तो उसने मुझे आइडिया दिया, बोला 1500 कॉल सेंटर है और दुनिया भर की दूसरी कंपनीज भी हैं, और हर कंपनी में 500,000 एम्प्लॉई हैं। तो किसी न किसी का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ न कुछ होता रहता है, और उस बीच में जब भी कुछ होता है ओकेजन पे वो लोग केक मंगाते हैं सेलिब्रेट। प्रचलन हो गया है केक काटना, अच्छा भी लगता है हर किसी को। तो फिर उन्होंने जब बोला मुझे कि एक काम करो आप, जो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सा केक होता है, उसकी क्या प्राइस होती है, और नोएडा में ना केक बनाने वाली फैक्ट्री अलग अलग, तो आप केक का ऑर्डर लेके आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से ले लीजिए और उसको सप्लाई कर दीजिए, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हाँ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो वो मैंने मतलब मैं वो जब बोला तो मैं कहा ठीक है कर लेंगे। तो जब वो कैटलॉग वगैरह छपवाना था तो उसके लिए भी पैसे चाहिए थे ना, पैसा था ही नहीं मेरे पास, और बाइक की एक जरूरत थी क्योंकि मैं पैदल थोड़ी ना घूमता। तो फिर मैंने निखिल सर को बोला कि सर आप बोले थे बिजनेस करो, तो मैं एक बिजनेस प्लान किया हूँ, मैंने उनको बताया केक का बिजनेस करना चाहता हूँ। तो बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो फिर तो पैसे दिए उन्होंने? हाँ उन्होंने कुछ पैसे दिए, जिससे हमने अपना वो कैटलॉग प्रिंट कराया। फिर एक बाइक मैंने 2 व्हीलर, कौन सा बाइक फाइनेंस किया। तो वो कंपनी का नाम लेना पता नहीं अच्छा होगा, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं, होंडा ड्रीम युवा। ओके अच्छा, जिसका माइलेज ज्यादा रहता है। हाँ जिसका माइलेज वाली गाड़ी ढूंढ रहे थे ना भाई, पैसा नहीं था ना मेरे पास। तो फिर मैं उस बाइक खरीदा, बड़ी खुशी हुई कि चलो यार, कहाँ मैं कार में था, फिर सड़क पे आ गया था, पैदल चलने लगा था। इस पटना में भी मैं ना जगदेव पथ से बोरिंग रोड पैदल आता था। क्यों, कुछ मिलना था जब किसी से, लोगों से, किसी से? हाँ उस समय तो मैं पैदल चलता था, मेरे पास पहनने के लिए जूते उते भी नहीं थे, मैं चप्पल पहन के घुमा करता था उसके बाद, और पैदल आता था, फिर पैदल आराम से जाता था, एकदम मजा आता था। वो भी एक अलग अनुभव था मेरी जिंदगी का। कहाँ शोरूम का मालिक, कहाँ वो समय आ गया। फिर जब केक वाले में मैं बाइक खरीदा तो बहुत खुशी हुई, और वो भी बड़ा अजीब जर्नी थी मेरी, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पेनफुल रहा है वो। अब खुल के बता सकते हैं, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। तो नहीं बस जब कैटलॉग जब आया तो मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं थी। फिर कॉल सेंटर्स वगैरह में मैं गया तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे वो बोले कि नहीं आप ऐसे अंदर इंटर नहीं कर सकते हो, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट कभी हो नहीं पा रहा था। तो फिर टेक महिंद्रा का एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने मुझे दिमाग दिया कि एक काम करो, 8 घंटे की शिफ्ट होती है और हर 8 आवर के बाद नई टीम अंदर जाती है और पुरानी टीम बाहर आती है कॉल सेंटर्स में। तो उस समय आप गेट पे खड़े रहो और सबको अपना पंपलेट दे दो। ठीक है। हाँ, और जिनको जरूरत होगी आपका कांटेक्ट नंबर है वो कॉल कर लेंगे आपको। तो ये आप कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो जहां मैं रहता था ना
तो मेरे रूम के बगल में ही एक दूसरा लड़का रहता था जो उत्तर प्रदेश का इटावा का रहने वाला। अच्छा अच्छा। तो सौरभ सिंह नाम है उसका। अच्छा अच्छा। तो वो मुझे देखता तो उसको लग गया था कि साला ये कुछ तो मामला है, क्योंकि मैं घर से उतना ही रूम से बाहर निकलता था जितने में मुझे सब्जी उब्जी लेकर आना होता था। उसके बाद मैं रूम में ही खाना वाना बनाया, खाया, सो गया। यही था, मैं सोचता रहता था कि करूं तो क्या करूं, कैसे इसका फिर आगे क्या हुआ? तो फिर वो लड़का धीरे धीरे मेरे करीब आ गया और जानने लगा मुझसे कि मेरी आपका जिंदगी जर्नी के क्या हाँ, है। जर्नी क्या है। तो आदमी जब आप तकलीफ में होते हो, कोई आपको सिंपैथी देता है तो फिर निकल जाता है आपसे। तो फिर मैं बताने लगा। जब वो केक वाला स्टार्ट किया तो बोला कि भैया मैं आपके साथ चलूंगा। तो मुझे थोड़ी हिम्मत हुई कि चलो केक पकड़ने वाला तो पीछे बाइक पर लेके बैठने वाला, क्योंकि केक ऐसा चीज़ था कि उसको मैं अगर डालता किसी बैग वैग में टूट जाता। और उस समय वो आइडिया भी नहीं था। आजकल ना जोमेटो वाले पीछे बना लेते हैं बॉक्स वगैरह, तो उतना आइडिया नहीं था मुझे, क्योंकि हम ये सब काम किए तो थे नहीं। और उस समय जोमेटो स्विगी ये सब नहीं था यार। मतलब काश उस समय मतलब मेरी समझ में आया होता तो हम पक्का स्टार्ट करते। कोई आईटी वाला मिल जाता हाँ, तो कोई मिल जाता तो कर दिए रहते इस बिजनेस को स्टार्ट। तो फिर मैं गया कॉल सेंटर सबके बाहर। अब उसको इंग्लिश बड़ी अच्छी आती थी। अच्छा। हाँ, हम तो सीधा साधे हिंदी आदमी, बिहार के रहने वाले थे, ऐसे ही हिंदी में ही बात करते थे। कॉल सेंटर की लड़कियां और लड़के जब निकलते थे तो बड़े स्टाइल में निकलते थे भाई। तो बहुत सारी जो कॉल सेंटर की लड़कियां होती थी बहुत स्टाइलिस्ट होती है ना वो लोग, तो वो लेती थी और ऐसे देख के ऐसे मार देती थी मेरे चेहरे पर। तो जब वो चेहरे पर फेंक देती थी तो वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन हम उसको रिक्वेस्ट करते थे भाई ये धंधा चल रही है तो फाइट मत कर, इटावा का है, बाबू साहब था वो, ठीक है। हाँ, सौरभ सिंह चौहान, वो चौहान जी को हम कहते थे भाई प्लीज आप ऐसे ना करें आप। हाँ, ये हैंडबिल, हाँ बस बस, लेकिन हम उस हैंडबिल को उठा के पोंछ उछ के और फिर अपने बैग में रख लेते थे, जो हाथ बैग मैंने पीठ पर रखा था। बस 10 पैसा उसका था ना, एक पंपलेट की कीमत मेरी 10 पैसे थी। हाँ भाई, तो उसको फेंकने से अच्छा है कि हम किसी और को दे दें। हाँ, दे तो हम उसको रख लेते थे। एक सप्ताह जब मैं कंटिन्यू ये काम किया ना, अलग अलग कॉल सेंटर्स पे, मैं भाग के कभी यहाँ जाता था कभी वहां जाता था। तो फिर मुझे फर्स्ट ऑर्डर जो है वो टेक महिंद्रा से आया था। 5 kg केक का ऑर्डर था। अच्छा। तो बहुत खुशी हुई कि चलो हम पहले ही दिन 5,000 रुपया कमा लिए। अच्छा, बहुत प्रॉफिट है यार इस बिजनेस में। तो फिर क्या हुआ ये उसका? बिजनेस वाले मारेंगे मुझे देखेंगे इस इंटरव्यू को तो पक्का वो मुझे बोलेंगे कि ये देखो। तो फिर वो हुआ और उसके बाद मैं सप्लाई, फिर मेरी चल पड़ी, सप्लाई स्टार्ट हो गया मेरा, मैं देने लगा लोगों को सप्लाई। और फिर मैंने एक और चीज़ उसमें ऐड ऑन किया कि कुछ फीमेल जो गर्ल्स होती थी वो लोग पीजी वगैरह में रहती थी ना, या फ्लैट लेके रहती थी। तो आजकल होता है ना कि बर्थडे अगर है तो 12 बजे रात में ही केक काटना है और उसी समय अगर डिलीवरी आ जाए तो बड़ा मजा आ जाता है उन लोगों को। तो फिर मैंने क्या किया था कि मैं ये एक और सर्विस ऐड किया जिससे कि माउथ पब्लिसिटी से ना लोग ज्यादा हमको जाने और ज्यादा बिजनेस हाँ, मिले। और मेरी सर्विस अच्छी रहेगी तो लोग खुश रहेंगे और मुझे ही ऑर्डर देंगे। सही बात है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि उनको बोलने लगा कि आपको 12 बजे रात में अगर पार्टी करनी है ना और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान चाहिए आपको, तो वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिस प्राइस में दुकानदार देगा ना हम उसी प्राइस में, उसमें कोई कमीशन नहीं रखता था, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कैसे होता था उसमें? मैं केक में कमाता था ना। ऐसा? वो तो मैं ऐड किया था, कम्प्लीमेंट्री सर्विस थी हमारी, ये हम आपको देंगे अलग से अपनी ठीक है। तरफ से, और उसका कुछ चार्ज नहीं करते थे, क्योंकि उससे ना हमें लोग पसंद करें, हमें ऑर्डर दें, ये मेरा मकसद था उसके लिए। तो लोग मुझे ज्यादा वो, मतलब कोई एक गर्ल्स लेती थी तो वो धीरे धीरे सबको बता देती थी, तो हम लेके जाने लगते थे। हालांकि उसमें से कुछ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि उन लोगों को भी ये समझ में आने लगा था कि कुछ थी जो बराबर उनके यहाँ कोई ना कोई पार्टी होता ही रहता था। तो उन लोगों को ये लग गया था कि ये लड़का केक बेचने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ये काम डिलीवरी बॉय होता तो वो हर चीज में अपना कमीशन रखता या डिलीवरी चार्ज रखता एक्स्ट्रा, अगर मैं उनके लिए स्नैक्स वगैरह लेके जाता था ना, तो मैं नहीं रखता था ये सब, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें मेरा अपना कुछ लगा नहीं है, देने तो जाना ही है ना मुझे। ठीक है। तो उनका वो एक और सामान लेके चला जाऊंगा तो कौन सा चला मेरे गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा, और जितना ज्यादा माउथ पब्लिसिटी होगा उतना ज्यादा। तो उन लोगों से मेरी कुछ से दोस्ती भी हो गई और वो आज भी हमारी दोस्त है। अच्छा। हाँ, अच्छी दोस्त फ्रेंडशिप हुई हमारी, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प भी किया है। मतलब वहाँ से फिर यहाँ तक आने के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी रही जिसमें वो लोग मेरा सपोर्ट किए, साथ दिए, तो अच्छे लोग भी मिले ज़िंदगी में। उस दौरान कभी ऐसा हुआ दिल्ली में कि भूखे पेट सोना पड़ा? यार दिल्ली में हाँ, भूखे पेट तो बहुत सोए हुए हैं, क्या ही बोले ये सब चीज़ें, बस जिंदगी में इतनी सारी उतार चढ़ाव हमने देखी है ना कि। तो जब केक का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था तो उसके बाद फिर दिल्ली क्यों छोड़ दिया? एक्चुअली मेरी सिस्टर की शादी थी, उसमें मैं घर आया और बहुत दिनों बाद बहुत प्रॉब्लम्स थी मेरे ऊपर, काफ़ी परेशानियां चल ही रही थी,
जब मैं घर आया तो मुझे लगा कि नहीं, घर वालों को मेरी ज़रूरत है, तो फिर मैं यहाँ रुक गया। जब यहाँ रुका तो फिर सोचा अब कौन सा बिजनेस शुरू करूँ, कि एक तो यहाँ चलने वाला नहीं था उतना, ठीक है। तो फिर मैं ये सोचकर दिल्ली से नहीं आया था कि मैं बिहार ही रुक जाऊँगा, हाँ, बट रुकना पड़ा, रुक गया। उसके बाद ऑटोमोबाइल का बिजनेस जानते थे, तो 2 व्हीलर एसेसरीज का ना ट्रेडिंग स्टार्ट किए। ठीक है। हाँ, और जो पैसा केक में कमाते तो कर्जे में खत्म हो जाता था, वो तो उधर ही बढ़ा देते थे, ठीक है। तो पैसा फिर भी सेविंग तो थी नहीं हमारे पास। तो यहाँ आने के बाद हम वही 2 व्हीलर एसेसरीज का, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स लुधियाना वगैरह में थे ना, वो मेरे जानने वाले थे। तो उस टाइम पैसा कहाँ से लाया बिजनेस? अरे भाई, उसमें भी पैसा नहीं था मेरे पास। बस मैंने क्या किया कि जो मेरे जानने वाले थे लोग, उनको अप्रोच किया मैन्युफैक्चरर को, और सारे डीलर का नंबर था मेरे पास। निकाला नंबर बिहार झारखंड के डीलरों का, और 2 व्हीलर्स के, जो होंडा, यामाहा, इस सब के डीलरों का, महिंद्रा का 2 व्हीलर्स का। फिर उन लोगों को कांटेक्ट किया कि मैं ऐसे ऐसे सीरीज बेचना शुरू किया हूँ, आप लोग हमसे लीजिए, अच्छी क्वालिटी देंगे। तो फिर मैं लुधियाना से मंगाता था और ऑर्डर लेता था, तो एडवांस पैसा आता था, फिर मैं मैन्युफैक्चरर को पैसा देता था, डायरेक्ट वहीं से वहाँ दिलवा देता था, क्योंकि उस समय मेरे पास सेलटेक्स नंबर वगैरह नहीं था। बाद में फिर मैं कुछ सामान जो है वो बिहार मंगवाने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि इसकी मार्केटिंग अच्छे से करने के लिए लोगों के पास सैंपल भेजना पड़ेगा शोरूम्स पे, क्वालिटी देखेंगे तभी तो ऑर्डर देंगे। तो वही पटना बाईपास में जो है ना, हम एक गोडाउन लिए थे छोटा सा। अच्छा। हाँ, और उस समय वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, वो मज़ेदार था। केक बेचने के बाद फिर से ये जो करने आया, तो यहाँ पर गोडाउन लिए थे, तो आता था होम लॉजिस्टिक वगैरह से मेरा सामान आता था। जय माता दी ट्रांसपोर्ट था ये सबसे, लुधियाना से। तो हम ठेला वाला जो था वो बोलता था कि भैया एक आदमी और रखना पड़ेगा, तो यही नौबतपुर का ठेला वाला था। अच्छा अच्छा। वो भी अच्छा दोस्त बन गया था मेरा बेचारा, क्योंकि उसने भी काफ़ी हेल्प की मेरी। क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, ठीक है, मेहनत करके कुछ करना चाहते थे। तो हम उसको बोलते थे कि क्यों रखेगा एक और आदमी, क्योंकि हमको कुछ पैसा बच जाता उसमें, 200-300 रुपया वो भी लग जाता हमको। तो एक तरफ से हम पकड़ लेते थे, एक तरफ से वो पकड़ता था ठेला को। नहीं, गोडाउन से जो सामान उठा के जो डालना पड़ता था ना, तो हम एक हाथ कट जाता था, कि मतलब आदत नहीं थी ना इन सब काम की। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम कहते यार चलो ठीक है यार, कर लेंगे, ये भी जिंदगी का मजा है, लेना चाहिए इसको भी। कुछ तो सीखने को मिल ही रहा था ना, और मैं ये एक्सपीरियंस भी कर रहा था ना, कि जो लोग ये काम करते हैं, मजदूरी जो करते हैं, वो उनके वो कैसा फील करते हैं अपने अंदर, तो वो भी एक अनुभव मुझे मिलता चला गया, ठीक है। और फिर मैं ठेला के पीछे पीछे रहता था। हाँ, यही 0 माइल के उधर ना, ये कौन सा है, ये भूल गया मैं, इधर जो रोड है ना, गाय घाट वाला, हाँ, उधर ही गोडाउन सब है ट्रांसपोर्ट का। और वहां से हम लेके जाते थे पुराने बस स्टैंड के पास, यही बाईपास में जहाँ से मुड़ता है ना, हाँ, वहीं पर गोडाउन रखे हुए थे। ओके। तो छोटा सा गोडाउन था। तो आप ठेला पे खुद जाते थे या पीछे बाइक? नहीं, पीछे बाइक से मैं रहता था, एकदम पीछे पीछे रहता था, सारा लोड करवा दिया, फिर पीछे पीछे रहता था। और जहाँ ऊपर नीचे होता था, मतलब जहाँ ढलान है, गड्ढा वगैरह, गड्ढा उड्ढा है, तो मैं बाइक रोक के उसको बोलता था रुक, फिर मैं पीछे से ठेला को पकड़ लेता था। फिर गोडाउन में सामान उठवा के हम रखवाते थे अंदर, फिर हम और वो ठेला वाला भाई दोनों आदमी मिलके हर पीस आइटम में से एक एक सारी गार्ड, ले गार्ड, नंबर प्लेट, सीट कवर, ठीक है, मिरर, ये सब कुछ को ना एक एक सेट का हम बंडल बनाते थे। शोरूम वाले को फोन करते थे, बगल में बस स्टैंड था, मतलब गोडाउन इसीलिए लिए थे कि बस स्टैंड था, बस पे लोड करके बस वाले का नंबर, बस वाले को पैसा दे देते थे, और शोरूम वाले को बोल देते थे कि भाई ये इतने बजे पहुंचेगी, ये रहा नंबर, आप ये सामान ले लीजिएगा। सबको सैंपल भेजते थे। फिर जब लोगों को क्वालिटी अच्छी लगती थी, देन वो मुझे ऑर्डर देते थे। फिर ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ा, तब मैं स्टाफ रखने लगा। उसके बाद फिर मैं जब ट्रेडिंग करता था पहले, उसके बाद मैं मेरठ में एक फैक्ट्री को लिया, पुरानी फैक्ट्री बंद थी, मैंने उसको लिया, वो चलाने लगा, ठीक है। और फिर अच्छा था, जेटी मार्का के नाम से था, जगदम्बा ट्रेडर्स। तो जेटी मार्का के नाम से मेरा वो 2 व्हीलर एसेसरीज का बिजनेस चलने लगा, ठीक है। बट मन में ना अंदर से एक ये चीज़ था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे ऐसा करना है, चीज़ करना है जिससे मुझे पूरी दुनिया पहचान जाए। क्योंकि जब मैं बचपन से ही सपना था भी आगे बढ़ने का, और जब मैं घिरा था ना, जब ऑटोमोबाइल के शोरूम से लॉस हुआ था, तो लोगों ने, किसी ने ये नहीं पूछा कि मतलब कैसे हो, सबने ये कहा कि तुम गलत किए हो, करना नहीं चाहिए था बिजनेस। एक ऐसी सीख बताओ आप कि उस गलती से आप सीखे हो। यार अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, एक बार पूरी तरह सक्सेस हो जाने तो मैं सिर्फ कहावत वाली स्टोरी नहीं बना सकता हूँ, मेरे से वो पॉसिबल नहीं हो पाता है।
जो मैंने अनुभव किया है अपनी ज़िंदगी से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे लगेगा कि हम उस मुकाम तक पहुंच गए जो मैंने अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि अंत तो कहीं नहीं है, हर इंसान की इच्छा तो कभी खत्म नहीं होती है ना, बट मेरा जो टारगेट है, अगर मैं वहां तक पहुंच जाता हूं तो फिर मैं लोगों को जरूर बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे अपने अनुभव से। ये मैं चाहूंगा आज के यूथ को बताना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी कितने बिजनेस हैं आपके? आज के डेट में मेरा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जो मेरा सेल्फ है, और एक पाइप की फैक्ट्री है, HDPE पाइप की फैक्ट्री। अच्छा, वो कब डाला आपने? मैंने नहीं डाला एक्चुअली, उसमें मेरे पार्टनर हैं और उन्होंने डाला, और उनके साथ मेरा एसोसिएशन हुआ और चल रही है वो भी, और भी एक दो चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अब एक बार स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा, बट पाइप वाला ठीक ठाक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपका जो बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे चला? बस सपना तो है ही भाई ना कि मुझे, क्योंकि जो वो प्रताड़ना में कनेक्शन कैसे मिले? कनेक्शन देखो, आप जब दिल में किसी चीज की चाह रखते हो ना, तो ईश्वर आपको रास्ता दे ही देता है। बट वो चाहने की जो ताकत है ना, वो ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें धोखा नहीं रखो, उसमें 50-50 मत रखो। तो मुझे तो यही लगा, मैं तो अकेला ही चलता चला गया और लोग मिलते चले गए मुझे। ठीक है। आपके कोई गुरुदेव भी थे ना शायद? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, कोई मध्य प्रदेश के? हाँ, मेरे जिनसे मैंने दीक्षा लिया है दादाजी महाराज से। हाँ, तो मेरी पूरी फैमिली ली हुई है दीक्षा। ओके। हाँ, तो शायद वहीं से ना आपके नहीं, वहाँ आशुतोष राणा, राजपाल यादव, ये सब दादाजी के शिष्य थे। ओके। तो उन लोगों से भी मिला मैं वहाँ पर, लेकिन बस मिला, ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ से। ठीक है। हाँ, बट मेरी थी इच्छा कि मुझे करना है और मैं लगा रहा उसके पीछे। तो फिर मेरे एक कॉमन फ्रेंड थे जिन्होंने वो बात कराई इनसे, जगत सिंह सोलंकी जी से, जो एक्टर है। 5 मिनट या 10 मिनट हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, और फिर हमने यस किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर। मुझे लगा यार ऑनेस्ट आदमी है। ठीक है। हालांकि जगत जी का नाम अब बदल गया, उनका नाम सरताज सिंह सोलंकी हो गया है। ओके। और पहले जगत सिंह सोलंकी हुआ ऐसा करते क्यों? थे। थोड़ा कोई पंडित जी वगैरह बताए तो लक वगैरह का फैक्टर था। हाँ, लक का मेरे साथ भी रहा है। हमने भी अपना नाम सागर श्रीवास्तव किया है। ओके। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फोन पे बात? हाँ, फोन पे बात हुई, उसके बाद वो एग्रीमेंट वगैरह मुझे मेल किए थे, जो PDF आज तक मैंने डाउनलोड नहीं किया है। अच्छा। हाँ, और फिर मैं उनको जो भी मतलब फिल्म के मेकिंग में जो भी प्रोसेस था उनका, म्यूज़िक रिकॉर्ड का, उसके बाद सॉन्ग रिकॉर्डिंग होना था, म्यूज़िक बनना था, फिर प्री प्रोडक्शन होना था, तो मैं पैसा भेजने लगा। तो करीब तीसरा या चौथा गाना मेरी फिल्म का रिकॉर्ड हो रहा था, तब वो मुझे बोले कि भाई ऐसा है कि अब अगर तुम नहीं आओगे मुंबई तो फिर मैं रोक दूंगा फिल्म को। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले वो बस मतलब एक बार आए थे दिल्ली, तो 5 मिनट की मुलाकात हुई थी, और हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। और उसके बाद हम बस पैसा भेजते गए, काम होता चला गया। फिर वो चौथे गाने में जब जिद किए तो फिर मैं मुंबई गया था। उसके बाद फिर मैं मुंबई जाने लगा, और ऐसा गया कि फिर ये फिल्म बन के रेडी हो गई। हालांकि इस फिल्म के बनने में भी काफ़ी रुकावटें आई हैं, मैंने उसको भी फेस किया है। और सबसे फेमस क्या था? मतलब कि कौन सी रुकावट है जो अभी तक याद है? भाई, पैसा नहीं होता तो सारी रुकावटें हो जाती है ना। पैसा ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ओके। और कोई फाइनेंसर मिल नहीं रहा था, क्योंकि पहली फिल्म थी। और अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में ना लोगों का बड़ा अजीब धारणा है कि बुरे लोग हैं, पैसा डूब जाता है। ऐसा होता नहीं है भाई। ये मीडिया वाले बहुत चालाक होते हैं, इनकी निगेटिव पब्लिसिटी में भी ना इनको फायदा होता है। सही बात। हाँ, ऐसा कुछ खुद नहीं करते, इनको फुर्सत कहाँ होता है कुछ करने का। बट ये लोगों की धारणा थी। तो मैं जिसको भी बोलता था कि आप कुछ इन्वेस्ट करो, तो वो कभी जीवन में खुद लगाए नहीं होते थे, ना उनके जानने वाले लगाए होते थे पैसा, बट फिर भी वो यही बोलते थे कि नहीं नहीं, इसमें पैसा डूब जाएगा। जबकि ऐसा एकदम नहीं है। ये इतना शानदार बिजनेस है कि इसको करना चाहिए, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार कास्ट कौन कौन से हैं? जगत सिंह सोलंकी जी जो हैं हमारे सरताज भाई, ओके। वो लीड एक्टर हैं इसमें। और अच्छा। दिलजोत जो पंजाबी एक्ट्रेस हैं और अभी बॉलीवुड में डेब्यू की हैं। रोनित कपिल, विजेंद्र काला, मनमीत कौर, श्रुति उल्फत, ये सारे लोग हैं इस फिल्म के अंदर। कुछ साउथ के भी स्टार्स हैं ना इस फिल्म में? नहीं, साउथ के कोई नहीं। कोई फेमस सेलिब्रिटी? नहीं, साउथ का कोई नहीं है। साउथ में शूट हुआ था। नहीं, उनका क्या नाम है? विजय मुरली या नहीं, मुरली शर्मा। मुरली शर्मा। मुरली शर्मा तो बॉलीवुड में ही काम करते हैं, वो दोनों तरफ काम करते हैं। और शूट हमने किया है साउथ में, जयपुर में, कर्नाटका जो बेल्लारी जिंदल सिटी है वहाँ पे किया है, JSW वालों का है। और मुंबई में भी किया है। उसमें आपने प्राइवेट प्लेन वगैरह को भी दिखाया है शायद? हाँ, वो जो JSW
के जो ऑनर हैं, एमडी हैं, उन्हीं के की वो प्लेन थी और उसी को मंगवाए थे हम लोग। रिक्वेस्ट किया था तो वो लेके मुंबई से आ गए थे खुद। उनका भी छोटा सा सीन है उसमें। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट फिल्म को शूट करके? बहुत मजा आया, सीखा हूँ फिल्म मेकिंग होता क्या, बहुत अच्छा लगा। और बचपन का जो सपना था ना वो पूरा हो गया भाई। इधर का सारा बिजनेस बंद करके सब पैसा उठा के उधर लगा दिए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के लोकल कलाकार को लेकर के कोई आने वाले समय में आप ऐसा फिल्म बनाएंगे जो एक साथ लोग बैठ के परिवार के साथ देख सकते हैं? अभी भाई जो क्रिस्पी रिश्ते हैं ना, इसमें जो टेक्निकल टीम है 80% बिहार की है। अच्छा, मेरी टीम में 80% लोग बिहार के हैं। ठीक है। ठीक है। और हिंदी फिल्म तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में भोजपुरी में बड़ी गंदगी है। भोजपुरी बड़ा प्यारा लैंग्वेज है और उसमें बहुत गंदगी है यार, कुछ भी गाते हैं सब, मतलब सुन नहीं सकते हो आप। हालांकि भोजपुरी गाना सुनना मुझे अच्छा लगता है लेकिन सुन ही नहीं पाता हूँ तो कुछ ही अजीब रहता है। तो अभी मैं पारंपरिक गीतों को लेकर कुछ करने की प्लानिंग में हूँ। तो होपफुली बहुत जल्दी एक पारंपरिक गाना का फ्यूजन सॉन्ग मैं बनाने वाला हूँ। एक सिंगर हैं जो अभी बड़ी वायरल हुई हैं, हेमा पांडे नाम है उनका। ठीक है। और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि आप मतलब, हालांकि उसकी सोच भी उनकी खुद की वैसी है कि आप पारंपरिक गीतों को ना, भोजपुरी का जो सही मतलब है उसको ऊपर लेकर आइए, सिर्फ पैसों के पीछे मत भागिए। तो हो सकता है कि मैं उन्हीं को लेकर एक जो गाना मेरा हालांकि तैयार हो रहा है गाना, तो लेकर बहुत जल्द मैं वो गाना रिकॉर्ड करूंगा और उसकी शूटिंग मैं बिहार में करूंगा। तो भोजपुरी में भी मैं करूंगा लेकिन अच्छी चीज़ों को करूंगा। अगर बिहार के लोग जो बोलते हैं ना कि भाई भोजपुरी बहुत खराब है, इसको बदलो, सभी लोग बोलते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बना कर कि जो लोग बोलते हैं वो इसको कितना प्रमोट करेंगे। सही बात। बदलेगा तभी तो, प्रमोट करेंगे तब तो लोग देखेंगे, तब तो बदलेगा। तो क्योंकि कोई भी इंसान किसी फिल्म में या किसी गाना में पैसा लगाता है तो एटलीस्ट प्रॉफिट ना हो, कम से कम रिकवर तो हो जाए। हाँ, तो ठीक है। लोग जब देखेंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा? कितना लोग अपने जेब से पैसे लगा करके मतलब चीजों को बनाएंगे अच्छे के नाम पे। कैसा लगा हमसे बात करके सागर जी? बहुत अच्छा लगा, मजा आ रहा है। आप लोग अगर ये कर रहे हैं इस तरह का, तो आपने अपने शो का नाम क्या रखा है? छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम। मतलब कि जो भी छुपे हुए लोग हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, तो उनको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो फेमस है उनके लाइफ की उन बातों को हम बाहर निकालना चाह रहे हैं जो किसी इंटरव्यू में ना कहे हो, और जो इंटरेस्टिंग हो पब्लिक के लिए, जिससे किसी जो लोग देखें उनको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आपके थ्रू जो भी ऑडियंस आएंगे उनसे एक बार बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और वीडियो पसंद आए तो शेयर तो कर। ये हमारे उत्तम भाई हैं और विवेक जी कैमरामैन हैं। तो कैमरामैन ने डीओपी बोलते हैं भाई, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, नाराज हो जाएंगे। ठीक है। बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने लाया है छुपा रुस्तम के नाम से। तो आप सभी से, जो भी लोग मतलब इस प्रोग्राम को देखे, हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, टेक्निकली हम लोग थोड़े कम काम किए हों इस वीडियो के ऊपर, बट रियल है ये। और उत्तम हमारे छोटे भाई की तरह हैं और विवेक भी, और दोनों बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप लोग इनको प्यार दें और इनके चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करिए, कुछ मेरे बारे में भी लिख दीजिएगा। और हमारी फिल्म आ रही है क्रिस्पी रिश्ते बहुत जल्दी, और हम बिहार के लिए भी करने जा रहे हैं। भोजपुरी गाना को ना शुद्ध करने की, भोजपुरी इंडस्ट्री को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा मतलब प्रयास है हमारा। अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला तो 100% भोजपुरी को हम पूरी दुनिया में एक अलग लेवल पर, जैसे पुराना था ना, पहले वाला भोजपुरी गाना जो शारदा सिन्हा जी ये लोग गाती थी, मैं उस लेवल पे लाने की कोशिश करूंगा। और हमारी फिल्म क्रिस्पी रिश्ते आ रही है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और उत्तम भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए। इनके चैनल छुपा रुस्तम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भर भर के कीजिए भाई। थैंक यू सो मच सागर जी कि आप मेरे शो में हैं और इतना ज्यादा टाइम दिया।